रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट पर ये पहला ई लेक्चर है जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है ईएफएम सेकंड, वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं डॉक्टर मनुशरत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है रोकड़ प्रवाह विवरण पर आधारित ये फर्स्ट ई लेक्चर पे। आखिर रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना क्यों जरूरी हुआ? फंड फ्लो स्टेटमेंट इससे पहले पर पढ़ चुके हैं। कोष प्रवाह विवरण में यह पता नहीं लग पाता था कि रोकड़ कहां से आया, कौन कौन से स्रोत से आया और इसको कहां लगाया गया। अगर यह जानना उद्देश्य हो तो उसके लिए रोकड़ प्रवाह विवरण अलग से बनाना आवश्यक हो जाता था। यहां पर भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण किसी दी हुई अवधि में रोकड़ आवश्यकताओं के निर्धारण एवं उनकी पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के साधनों, स्रोत एवं उनके उपयोगों से बनाया गया रोकड़ के प्रवाह का विवरण है। यानी एक ऐसा विवरण है जो रोकड़ के प्रवाह, कैश इनफ्लो के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न शीर्षक है रोकड़ के साधनों और उसके उपयोग और इसका क्या उद्देश्य है बनाने का। इसका उद्देश्य है कि रोकड़ की आवश्यकताओं का निर्धारण और उनके पर्याप्त व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लेखा मानक 3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु रोकड़ से क्या आशय है, रोकड़ कोषों से लिया गया है जिनमें कैश इन हैंड, बैंक में जमा डिपॉजिट्स व रोकड़ तुल्य कैश इक्विवलेंट्स शामिल है। रोकड़ तुल्य से आशय अल्पकालीन तथा तुरंत तरल होने योग्य विनियोगों से लगाया जाता है जिनमें कि मूल्य में परिवर्तन के कारण कोई जोखिम नहीं होती है। लेखांकन मानक 3 संशोधन के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण में रोकड़ कैश इनफ्लो और रोकड़ आउटफ्लो कैश आउटफ्लो को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, परिचालन संबंधी क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा, विनियोग संबंधित क्रियाएं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। और तीसरा, वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इन तीनों एक्टिविटीज का वर्गीकरण करके रोकड़ प्रवाह विवरण का निर्माण किया जाता है। तो आगे की जो स्लाइड्स है उसमें बताया गया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कौन कौन सी मदों को शामिल किया जाता है। परिचालन संबंधित क्रियाएं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रोकड़ प्रवाह विवरण में जो परिचालन संबंधित क्रियाएं हैं वह ऐसी क्रियाएं हैं जिनका संबंध परिचालन से है। यानी ऐसी घटनाएं या ऐसी एक्टिविटीज जो कि सीधे लाभ या हानि जिससे प्राप्त होता है, ऐसी एक्टिविटीज परिचालन संबंधित क्रियाएं कहलाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाती हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में शामिल करना है। पहले, कैश रिसीट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। माल के विक्रय एवं सेवा प्रदान करने से
रोकड़ प्राप्त। दूसरा है कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू। अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन एवं अन्य आयगत नगद प्राप्तियां। कैश पेमेंट्स टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल एवं सेवाओं के पूर्तिकारों को नगद भुगतान की राशि। कैश रिसिप्ट टू एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को एवं उनकी ओर से भुगतान की राशि। कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट्स ऑफ एन इंश्योरेंस एंटरप्राइज फॉर प्रीमियम्स एंड क्लेम्स, एन्युनिटीज एंड अदर पॉलिसी बेनिफिट्स। बीमा उपक्रम की स्थिति में प्रीमियम, दावों, वार्षिकी एवं अन्य लाभों के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान की राशि। कैश पेमेंट्स और रिफंड्स ऑफ इनकम टैक्सेस, आयकर का भुगतान एवं वापसी की राशि जब तक कि वे विशिष्ट वित्तीय एवं विनियोजन क्रिया से संबंधित न हो। और कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स relating to future contracts, forward contracts, option contracts, भावी ठेकों, अग्रिम अनुबंधों एवं विकल्प अनुबंधों से संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान की राशि बशर्ते उपक्रम ठेका व्यवसाय से संलग्न हो। तो ये सब जितने भी जो मदें हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल की जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। विनियोजन संबंधित क्रियाएं जो कि रोकड़ प्रवाह को प्रकट करती हैं उसको पृथक रूप से दिखाना कैश फ्लो स्टेटमेंट में जरूरी होता है। वो कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे कैश पेमेंट टू acquire fixed assets including intangible assets. These payments includes these relating to capitalized research and development costs and self constructed fixed assets. स्थायी संपत्तियों, अदृश्य संपत्तियों सहित को प्राप्त करने पर नगद भुगतान, इनमें शोध एवं विकास पर पूंजीगत व्यय एवं स्वयं द्वारा निर्मित स्थायी संपत्तियों पर किए गए भुगतान को भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजेबल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि इसमें अपूर्त संपत्तियां भी शामिल हैं। अगला है कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वारंट्स और डेब्ट instruments of other enterprises and interest in joint ventures other than payments for those instruments considered to be cash equivalents and those held for dealing or trading purposes. अन्य कंपनियों के अंशों, अधिपत्रों या ऋण पत्रों के क्रय एवं संयुक्त साहस में हित के लिए रोकड़ भुगतान व्यापारिक उद्देश्य से रखे गए नगद तुल्यों के लिए गए भुगतान को छोड़ दिया जाता है इसमें। अगला है कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर एंटरप्राइज एंड इंटरेस्ट्स इन जॉइंट वेंचर्स other than receipts from those instruments considered to be cash equivalent and those held for dealing or trading purposes. अन्य उपक्रम के अंश ऋण पत्रों एवं संयुक्त साहस में हित के विक्रय से नगद प्राप्त राशि व्यापारिक उद्देश्य से रखे गए नगद तुल्य से प्राप्त को छोड़कर
कैश एडवांसेज एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय ए फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। तृतीय पक्षकारों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम वित्तीय संस्थान द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम के अतिरिक्त कैश रिसीव्ड फ्रॉम द रीपेमेंट्स ऑफ एडवांसेस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन एडवांसेस एंड लोन्स ऑफ ए फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। अगला है कैश पेमेंट्स फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट when the contracts are held for dealing or trading purpose or the payments are classified as financial activities। भविष्य में अनुबंधों, अग्रिम अनुबंधों, विक्रय अनुबंधों एवं विनिमय अनुबंधों के लिए किया गया नगद भुगतान व्यापारिक उद्देश्यों के अनुबंधों के भुगतान या वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत भुगतानों को छोड़कर एंड और कैश रिसीव्ड फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, forward contracts, option contracts and swap contracts except when the contracts are held for dealing or trading purpose or the receipts are classified financial activities। भविष्य के अनुबंधों, अग्रिम अनुबंधों, विक्रय अनुबंधों एवं विनिमय अनुबंधों से रोकड़ प्राप्तियां व्यापारिक उद्देश्यों के अनुबंधों से प्राप्तियां या वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों को छोड़कर। तो आपको विनियोजन संबंधी जो क्रियाएं हैं उसमें कौन कौन सी आइटम्स लेते हैं वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ जो आगे अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। तीसरी है वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। वित्तीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले रोकड़ प्रवाह का पृथक रूप से प्रकटीकरण महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ये किसी उपक्रम के पूंजी एवं ऋण प्रदान करने वालों को रोकड़ प्रवाह के पूर्वानुमान में सहायक होती है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अपन। कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग ऑफ अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स, अंशों एवं इसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त नगद राशि। Cash proceeds from issuing debentures, loans, notes, bonds and other short or long-term borrowings। ऋण पत्र, बॉन्ड्स, नोट्स, ऋण एवं अन्य अल्प या दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त नगद राशि। And cash payments of amounts borrowed such as redemption of debentures, bonds, preference shares, इनको शामिल किया जाता है। उधार की राशियों को नगद में पुनर्भुगतान अगर किया गया है और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, तो ये सब चीजों को फाइनेंशियल एक्टिविटीज, वित्तीय क्रियाओं में शामिल किया जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण में बनाने के लिए। तो संक्षेप में आप समझ गए होंगे रोकड़ प्रवाह बनाने के लिए तीनों जो एक्टिविटीज हैं उनको शामिल किया जाता है और इसको एक जो उदाहरण आगे बताया जाएगा, अगली जो अपना वीडियो आएगा उसमें उसको आप बहुत अच्छी तरीके से उसके द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो किस प्रकार से बना जाता है, यहां अंतिम स्लाइड के अंदर थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय लेखा मानक 3 संशोधन में रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु तो कोई विशिष्ट प्रारूप तो नहीं दिया गया है, किंतु इसके साथ दिए गए परिशिष्ट में उदाहरण के रूप में डायरेक्ट व इनडायरेक्ट विधियों से रोकड़ प्रवाह विवरण बनाना प्रस्तुत किया गया है। मतलब 2 प्रकार के मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड। तो अपन जो करेंगे वो करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा रोकड़ प्रवाह विवरण पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, उसमें अपन जो है इनडायरेक्ट मेथड से सवालों से समझेंगे कि किस तरीके से पहले तो प्रारूप समझेंगे उसका और उसके बाद विभिन्न सवालों से रोकड़ प्रवाह विवरण को पूर्ण रूप से समझेंगे। तो आपको ये ई लेक्चर जो कि रोकड़ प्रवाह विवरण पर आधारित था कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।